किलोमीटर की दूरी पर बने टेम्पल माउंट से। अल-अक्सा मस्जिद जो है ये मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में मक्का और मदीना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद है। जो टेम्पल माउंट है उसको यहूदी अपना सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल मानते हैं। उसको पवित्रों में पवित्र की संज्ञा देते हैं और वो उसके आसपास से भी नहीं गुजरते कि कहीं उसको छू देंगे तो वो अपवित्र ना हो जाए। तो अब हुआ क्या कि वहां पे अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई और जैसा हमारे यहाँ पे भी होता है कश्मीर में नमाज पढ़ने के बाद ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, यहाँ ISIS का झंडा लपेट के करते हैं। वहां पे अल-अक्सा में नमाज पढ़ने के बाद इन लोगों ने पत्थरबाजी की। हाँ, ISIS के बदले वहां पे इन लोगों ने झंडा ले रखा था, वो हमास का था। अब जब ये हुआ तो इजराइल ने रिटेलिएट किया और जैसे ही इजराइल ने रिटेलिएट किया तो पूरी दुनिया के मतलब ब्रह्मांड के इंटेलेक्ट के मालिक तथाकथित वामपंथी पैरासाइट्स और ये वो पैथोजेंस जो हैं जो अपनी कब्रों में आराम से सोते रहते हैं जब किसी हिंदू पर अत्याचार होता है या कुछ होता है, ये सडनली उठ खड़े हुए। अब जब ये उठ खड़े हुए तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बताना आवश्यक है कि ये पूरा मामला है क्या। तो हम अल-अक्सा और टेम्पल माउंट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं ज्यूस और इजराइल के बारे में। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग इनके गॉड ने अब्राहम से कहा कि भाई तुम जाओ और कैनन नाम की एक जगह है वहां पे अपनी संततियों के साथ बस जाओ। अब ये लोग सब कैनन चले गए। उसके बाद वहां पे हुए किंग डेविड जो 1000 BCE में वहां रहे। उनके बेटे हुए सोलोमन जिन्होंने पहला यहूदियों का वहां पे टेम्पल बनवाया। अब ये जो टेम्पल है ये लीगेसी यहूदियों के इजराइल पर क्लेम का आधार बनती है। उसके बाद इस एरिया में जिसको कैनन है उसको आज हम इजराइल नाम से जानते हैं। इस एरिया में उसके बाद बहुत सारी किंगडम्स ने राज किया जैसे कि पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, इजिप्शियंस, फैतिमिड्स, सेल्जुक्स, क्रूसेडर्स, मामलुक्स, ऑटोमन्स। ऑटोमन्स ने 1516 में यहाँ राज किया और ऑटोमन्स ने ही पहली बार इस एरिया ऑफ लैंड को पैलेस्टीन कहा है। अब जब इन किंगडम्स का ट्रांजिशन हो रहा था तो इसी टाइम पे जो यहूदी हैं, जो ज्यूज हैं, उन लोगों को उनके देश से निकाला जाने लगा। जैसे सबसे पहले ये लोग जो थे वो इजिप्ट के गुलाम थे। उसके बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और फिर ये सीरिया, जॉर्डन और इजराइल वाले इलाके में बस गए। उसके बाद इनके ऊपर राज किया बेबीलोनियंस ने जिन्होंने सबसे पहले इजराइल से यहूदियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। उसके बाद आए ग्रीक्स, फिर आए रोमन्स और जब इन्होंने यहूदियों ने इनसे अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो रोमन्स ने इनका जो टेम्पल माउंट है उसकी दीवार को गिरा दिया और तब से टिल द डेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ इजराइल ये 2000 साल तक यहूदी अपने उस टेम्पल माउंट के लिए लड़ते रहे। उसी टेम्पल माउंट के लिए जिसके 1 किलोमीटर की ठीक दूरी पर है अल-अक्सा मस्जिद, जहां से इन लोगों ने पथराव किया और अभी वो मस्जिद जो है न्यूज में बनी हुई है। इन ज्यूज को जब परसिक्यूशन के कारण अपना एंसेस्ट्रल होम छोड़ना पड़ा तो इन लोगों ने खुद से खुद को प्रॉमिस किया कि ये लोग एक दिन आएंगे, इजराइल बनाएंगे और उसकी राजधानी जेरूसलम को बनाएंगे। इन लोगों ने अपने हॉलीडेज और स्क्रिप्चर्स में अमेंडमेंट किए ताकि ये ज्यूज कभी ना भूलें कि ये लोग कहां से आए थे। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर है, जो सबसे होलीएस्ट प्रेयर है, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो लाइन है कि इफ आई फॉरगेट जेरूसलम मे माई राइट हैंड फॉरगेट इट्स ट्रेड। जब ज्यूज को इजराइल से बाहर निकाला गया बेबीलोनियंस, ग्रीक्स और रोमन्स और उसके बाद मोहम्मदन रूलर्स द्वारा, तो इन लोगों ने जाके यूरोप के कई देशों में रिफ्यूज ली, पर वहां पर भी इनको चैन से नहीं रहने दिया गया। वहां पर भी ईसाइयों के सामने इनको झुक कर रहना पड़ता था, इनको शहरों में नहीं बसने देते थे और जब वहां के राजा का मन करता था इन यहूदियों को लूट के इनका पैसा छीन लिया करते थे। मतलब हर संभव प्रयास किया गया इन लोगों को वहां पर भी टॉर्चर करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ईसाई, ज्यूस और जो मुस्लिम्स हैं ये तीनों ही अब्राहमिक फेथ्स हैं तो ईसाई आखिर यहूदियों का क्यों टॉर्चर कर रहे थे? तो उसका कारण यह है कि ईसाई ऐसा मानते हैं कि उनके होली गॉड और वर्जिन मैरी से जो बेटा पैदा हुआ जीसस, उसको क्रूसीफाई करने में जिस मुखबिर ने साथ दिया था वो एक यहूदी था। खैर ये इनकी मसीही नौटंकी हमें क्या, ये तो कारण रहा ईसाइयों के ज्यूस के साथ के कन्फ्लिक्ट का। अब ये जो मोहम्मडन्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो अब्दुल्स हैं, इनकी क्या समस्या है ज्यूस से? वैसे तो ये जो खुद ही प्रजाति है मोहम्मडन्स की, ये पूरी ह्यूमैनिटी, होमोसेपियंस और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक समस्या है। पर ये ऐसा मानते हैं कि ज्यूज ने उस समय नॉन इस्लामिक अरब्स के साथ मिलकर इनके जो PBUH थे उनका सबसे अधिक विरोध किया। यही नहीं, ये ऐसा मानते हैं कि इनका जो कयामत का दिन है, डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन ये अपनी कब्रों से खड़े हो जाएंगे और अपनी जन्नत जाने के लिए जो बोर्डिंग पास है वो कलेक्ट करेंगे, वो दिन भी एक यहूदी की वजह से आएगा। खैर ये सब होता रहा। उसके बाद जो मिडल ईस्ट में जो थोड़े बहुत यहूदी बच गए थे परसिक्यूशन के बाद, भगाए जाने के बाद, उन लोगों को एज अ सेकंड क्लास सिटीजन रहना पड़ा, धिम्मी बनकर रहना पड़ा। अब अगर आप लोगों ने भारत की हिस्ट्री पढ़ी हो, डिस्टोरियंस वाली नहीं, हिस्टोरियंस वाली, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसे ही हमारे पूर्वजों को एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया गया। उनको जजिया देना पड़ता था। हमारे पूर्वज अपने नए मंदिर नहीं बनवा सकते थे। हर एक वो प्रयास जो किसी का मोरल जो एक वो होता है ना, वो तोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे ही सेकंड क्लास सिटीजन्स को रखा जाता है किसी भी मिल्लत सिस्टम में, किसी भी मुस्लिम थियोक्रेटिक स्टेट में। तो ऐसे यहूदियों को रखा गया।
ये सब ऐसे ही चलता रहा। ज्यूज जो थे वो अत्याचार सहते रहे, सदियां बीतती गई। फिर एक बार एंटीसेमिटिज्म यानी ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड, प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का राइज हुआ जारिस्ट रसिया में। वहां का जो जार था रसिया का, उसके जो सबसे बड़े अपोनेंट्स थे वो ये ज्यूज थे। और आपको बता दूं, वो जो रशियन ज्यूज थे वो अपने आप को पहले रशियन मानते थे, परंतु जार ने इनके विद्रोह को कुचलने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों का परसिक्यूशन शुरू किया। उसके बाद जब रशिया में तख्ता पलट हुआ, जिसको रशियन रेवोल्यूशन नाम से जानते हैं, जहां पर कम्युनिस्टों ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने पास ले ली, तो स्टालिन और लेनिन के जो सबसे बड़े कंपटीटर थे वो यही जेविश कम्युनिस्ट सब ग्रुप थे, जिन्हें द बंड नाम से जानते हैं। इनफैक्ट स्टालिन का जो सबसे बड़ा एडवर्सरी या मतलब कंपटीटर था कम्युनिस्टों में, ट्रोट्स्की, वो भी एक ज्यूज था। तो इसीलिए इन सब चीजों के बाद ज्यूज को एज अ सबवर्सिव एलिमेंट ट्रीट किया जाने लगा, इनको ऐसे ही यूज किया जाने लगा। इन सब की वजह से एक जियोनिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसने ये कहा कि कोई सरकार हमारी नहीं, कोई देश हमारा नहीं, हमको खुद अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए हमें हमारा एक देश बनाना होगा। फिर इन लोगों ने पैसे जोड़ जोड़ के अपने ज्यूज को बैक टू इजराइल भेजना शुरू किया। ये लोग वहां जाकर अरब से जमीन खरीदा करते थे, और जिन वोक्स की छाती में पैलेस्तीन का नाम सुनकर दूध उतर आता है, उनको बता दूं उस समय वो पैलेस्तीन जो था जिसको इन यहूदियों ने खरीदा, वो पूरा का पूरा बंजर था। पर शुरुआत में जो मूवमेंट है उतना बड़ा नहीं हो पाया। उसके बाद एक यहूदी बंदा पैदा हुआ जिसका नाम था थियोडोर हर्जल। शुरू में तो वो बंदा जो था वो खुद को यूरोपियन पहले और ज्यू बाद में समझता था, बोलता था, मानता था। पर बाद में उसने फ्रांस में ड्रेफस नाम का अफेयर देखा, एक चीज देखी जहां पर एक ज्यू को बेवजह ट्रेटर घोषित कर दिया गया और उसके बाद उसको परसिक्यूट कर दिया गया। इस बंदे ने वहां पर डेथ टू द ज्यूज चिल्लाती हुई भीड़ देखी। तब इसको समझ में आया कि अगर अब यहूदी कहीं सेफ होंगे तो वो अपने ही देश में होंगे। तो इसने प्लान बनाया कि इजराइल नाम का एक देश बनाया जाए। उसके लिए इसने उस समय के जितने भी पैसे वाले ज्यूज से उनसे मदद मांगी, पर कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। लोगों ने इनफैक्ट इसको पागल कह दिया कि ये तो पागल है, परंतु ये बंदा पागल नहीं, ये था सनकी। ये लगा रहा और इसने एक ज्यूनिस्ट काउंसिल की स्थापना कर दी। 1880 से इन यहूदियों ने वापस ओटोमन कंट्रोल पैलेस्टीन में आना शुरू कर दिया था, और 1914 आते आते ये लोग वहां पर 75,000 की संख्या में हो गए थे। फिर 1914 में शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गया ब्रिटेन ने जीतने के बाद जो ऑटोमन्स के कंट्रोल में जो एरिया था, जिसको आज हम इजराइल, पैलेस्टीन और जॉर्डन कहते हैं, ये उन लोगों से छीन लिया। अब जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन से पहले ठीक एक ऐसी ही बॉडी बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। उस लीग ऑफ द नेशंस ने ब्रिटिश का एक रेजोल्यूशन अप्रूव किया, जिसमें इन ब्रिटिशर्स ने इन ज्यूज लोगों को पैलेस्टीन में एक नेशनल होम देने की बात की थी। खैर, इन बेचारों को वहां पे नेशनल होम तो नहीं मिल पाया था। तब तक ही शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सीन में आ गया हिटलर ने 7 मिलियन यहूदियों का परसिक्यूशन किया, वो होलोकॉस्ट किया, जिसको आज भी ये लोग होलोकॉस्ट नाम से याद रखते हैं। मतलब हिंदुओं के बाद अगर सबसे ज्यादा परसिक्यूशन किसी का किया गया तो वो इन ज्यूज लोगों का किया गया। 7 मिलियन यानी 70 लाख यहूदियों के मारे जाने के बाद इन लोगों को लग चुका था फाइनली कि अब हमको पैसा भी नहीं बचा सकता, अब हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा, अब हम सुरक्षित रह सकते हैं तो सिर्फ इजराइल में जो हमारा देश हो। फिर इन लोगों ने इजराइल आना शुरू किया और ओवर टाइम वो जो इजराइल वाला एरिया है वो ज्यूज मेजोरिटी हो गया। इन लोगों ने अपनी मिलिशिया बनाई और पूरी दुनिया से यहूदियों को वहां पर बुलाने लगे। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने वाले पैलेस्टीनियन कुत्ते उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का नरसंहार करने वाले हिटलर का साथ दे रहे थे, उनके समर्थन में खड़े थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक डिवीजन किया, जिसमें तय किया गया कि जेविश हाफ वाले हिस्से को इजराइल कहा जाएगा और जो बाकी का अरब लैंड बच गया उसको पैलेस्टीन कहा जाएगा। तो जो इजराइल के यहूदी हैं उन्होंने इस समझौते को मान लिया, इस डिवीजन को स्वीकार कर लिया और इस कॉम्प्रोमाइज पे वो एग्री कर गए। पर जो सामने वाली पार्टी थी वो ठहरी ज़ॉम्बीज। उनसे हम ह्यूमन बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट करते, उन्होंने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। वो बात अलग है कि इस गैंग ऑफ पीडोफिल्स माफिया मैस्करेडिंग एज रिलीजन के जन्म से बहुत पहले से वो जो इजराइल और जो पैलेस्टीन वाला एरिया है वो ज्यूज का होमलैंड था। खैर, ये नहीं माने और अरब लीग के 7 देशों ने, जिसमें इनके नाम थे इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, यमन और सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने इजराइल पर हमला कर दिया। शायद इन लोगों ने मियां भाई की डेयरिंग वाला जो डायलॉग है वो बड़ा सीरियसली ले लिया था। परंतु इजराइल भी जो था वो काशी निकला। जैसे उसने कातिया के 7 भाइयों को कुत्ते की तरह मारा, एक साथ मारा, ऐसे ही इजराइल ने इन 7 अरब लीग के देशों का मार मार के भूत बना दिया और जो हिस्सा पैलेस्टीन को दिया गया था उसका भी कुछ हिस्सा छीन लिया कि आ जाओ ले लो पैलेस्टीन। इस युद्ध को इजराइल वाले इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से याद रखते हैं और जिन्होंने लात खाई थी, जिनका मोर बना दिया गया था, वो इसको अल नकबा यानी द कैटास्ट्रोफे नाम से याद रखते हैं।
1964 में एक बना पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या था, जितने भी छुटपुट जिहादी घूम रहे थे इन सबको इकट्ठा करना ताकि इजराइल से और मजबूती से लड़ सके। फिर 1967 में आया इजिप्ट का डिक्टेटर अब्दुल नासिर, जिसने कहा वी आर गोइंग टू एक्सटिंग्विश द जेविश स्टेट ऑफ इजराइल। इन लोगों ने फिर इजराइल पे हमला कर दिया और आपको पता है इस युद्ध को 6 डेज वार नाम से जानते हैं, क्योंकि 6 दिन से ऊपर इजराइल इन पे झेला नहीं गया। इनका ऐसा भूत बना दिया था। इस लड़ाई में जिन देशों का मोर बना उनका नाम था इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डान। ये पिटने के बाद जैसे रोतड़ू बच्चा होता है, ये लोग सूडान गए और वहां जाके रोते हुए बोले नो कॉम्प्रोमाइज, नो पीस, नो नेगोशिएशन, जिसको 3 फेमस नोज नाम से जाना जाता है। उधर इजराइल ने शांति मेंटेन करने के लिए 1979 में इजिप्ट वालों को सिनाई पेनिनसुला दे दिया, क्योंकि इजिप्ट वालों ने कहा था कि अगर उनको मिल गया तो दे विल मेक पीस। अब ये जो सिनाई पेनिनसुला था ये ना इजराइल से ही बहुत बड़ा था और वहां पे तेल के भी रिजर्व थे। फिर इजराइल ने शांति बनाने के लिए 2005 में गाजा नाम की जो जगह थी वो भी छोड़ दी। फिर 2006 में एक सच्चा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमास चुनाव जीत गया। अब उसको पता नहीं कुछ लोग रेडिकल मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो तो सच्चा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग वहां पे चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद जैसे आपको लगता हो कि ये लोग वहां पे सड़कें बनवाते होंगे, वहां स्कूल बनवाते होंगे, हॉस्पिटल बनवाने होंगे, तो आपको हो गया भ्रम। ये लोग वहां क्या करते हैं, ये करवाते हैं सुसाइड बॉम्बिंग। कितना पीसफुल है, इजंट इट। और ये मदरसा टॉपर, ये मदरसे के जो प्रोडक्ट हैं हमास वाले, इनकी बुद्धि देखो कितनी तेज काम करती है। इन्होंने 2017 में एक डिमांड क्या रखी है, एक मांग उठाई कि भैया हमको हमारा पैलेस्टीन चाहिए, वो भी कौन सा, जो 1967 की बाउंड्रीज वाला पैलेस्टीन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने इजराइल के ऑफिशियल स्टेटहुड को भी रिकॉग्नाइज नहीं करा। मतलब लात भी तुम खा रहे हो और कॉम्प्रोमाइज की शर्तें भी तुम कर रहे हो। वाह, मतलब ये तो हिस्ट्री में ही अनपैरेलल हो गया ना। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस ज्योग्राफिकल एरिया को आज पैलेस्टीन कहते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां जैविश लोग नहीं रहे। वहां पे जो पहली जेविश किंगडम थी वो 1000 BCE से लेके 586 BCE तक थी। जो सेकंड जेविश किंगडम थी वो 538 से 63 BCE तक थी। और इजराइल जो है वो थर्ड जेविश स्टेट वहां पर हुआ है। अब जो हमारे कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारी एज के जो भोले भाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार ये तो पीस चाहते होंगे, पैलेस्टीन वाले, अरब लीग वाले, इजराइल ही एग्रेसर है, क्योंकि प्रोपोगेंडा वर्क्स। जैसे इन लोगों ने प्रोपोगेंडा कर दिया है, क्या करते हैं, पहले खुद हमला करेंगे, उसके बाद ये जब रिटेलिएशन होगा तो ये छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की बढ़िया बढ़िया मतलब 1 नंबर की फोटो खींच के उसको वायरल करते हैं। और विक्टिमहुड जो है ना, ये भी वन ऑफ द फाउंडेशन है इस्लाम का। मतलब विक्टिमहुड में ही आप देखना पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही करी, सब कुछ किया, महिलाओं के बलात्कार किए, हत्याएं की, मंदिर तोड़े काफिरों के। पर विक्टिम हर जगह यही होते हैं। इनफैक्ट 9/11 करने वाला जो ओसामा बिन लादेन था वो भी अपने आप को विक्टिम बता रहा था। उसने जो चिट्ठी लिखी थी, कभी आप लोग वो चिट्ठी खोल के पढ़िएगा, नहीं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। खैर, आप लोगों को जिनको लगता है वो पीस चाहते हैं, तो मुझे भी लगता है कि वो लोग पीस चाहते हैं, पर आपको लगता है वो PEACE वाला पीस चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो PIECE वाला पीस चाहते हैं। वो पीस किसका, तो वो टुकड़े इजराइल के। आप लोग ना कभी पैलेस्टीन के टीवी और रेडियो पर चलने वाले प्रोग्राम्स देखना, उसमें दिन भर रात भर ये डेथ ज्यूज और इजराइल चिल्लाते रहते हैं। आपको पता है ये हमास जो 2006 में चुनाव जीता और जो पैलेस्टीन की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको कई लोग मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जबकि मेरे लिए वो सच्चा इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसकी आइडियोलॉजी उसको सिखाती है, उसको प्रीच कहती है, काफिरों के साथ करने को कहती है। उसका मोटो क्या है, उसका मोटो है वी लव डेथ एज मच ज्यूज लव लाइफ। अब आप सोचिए, हाउ इज इजराइल सपोज टू मेक पीस विद समवन हैविंग सच काइंड ऑफ लोगो। मतलब ये संभव है क्या। और हे भारत की उंगलीबाज स्वराभास कराओ, मुझे ये बताओ कि जब हमास वाले ही डेथ को लव करते हैं और जब इजराइल उनको उनके प्यार से मिलवा रहा है, उनको डेथ तक पहुंचा रहा है, तो तुम ये प्रेम के दुश्मन क्यों बन रहे हो, व्हाई। और देखो भैया, जो सच सुनने का साहस रखते हैं और सच के लिए लड़ेंगे, सच के लिए खड़े होंगे, उनको बता दूं कि वन साइड वांट्स अदर साइड डेड। जिस दिन ये पैलेस्टीन और ये हमास वाले जितने भी इस्लामिस्ट हैं, ये इस क्लेम को छोड़ देंगे, मिडल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाएगी। खैर, तुमसे और खुल के बता दूं तो भैया, इस दुनिया में शांति तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक एक किताब है जो काफिरों की हत्या, उनकी महिलाओं के बलात्कार और उनकी संपत्ति के लूटने के अधिकार को एक डिवाइन सैंक्शन और लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। फॉर पीस टू प्रिवेल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, गैंग ऑफ पीडोफिल्स, माफिया मैस्करेडिंग एज रिलीजन विल हैव टू गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, देयर इज नो अदर वे। तो ये था दोस्तों इजराइल, पैलेस्टीन, टेम्पल माउंट और अलक्सा, और ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट वाला, उसको समझाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, जिसमें हमने प्रयास किया कि आपको बिल्कुल सच बताएं और सरल शब्दों में बताएं। आपको वीडियो ठीक लगी हो तो अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने परिवार वालों को दिखाएं, क्योंकि पता लगा है कि और भी कुछ प्रोपोगेंडिस्टों ने इस पे वीडियो बनाई और उनकी वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रही है। तो आप भी ये वीडियो सच अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो लोग पहुंचा चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में आके लिखें कि उन्होंने अपने कितने दोस्तों को ये वीडियो दिखाई। तब तक के लिए बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।